हेलो एवरीबॉडी, आई एम नेहा। वेलकम टू आस्क ज्यूरीज। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दो टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हैं। पार्ट फर्स्ट जो कि जिसका टाइटल है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट टू जिसका टाइटल है सिटीजनशिप। ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो जो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जो कि पार्ट फर्स्ट में दिया गया है, तो इसका जो टाइटल है, वो टाइटल का नाम ही इसका है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंदर 4 आर्टिकल है, फर्स्ट से लेकर आर्टिकल 4 तक, और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप बात करता है। तो जो ये पार्ट फर्स्ट है बेसिकली बताता क्या है, तो पार्ट फर्स्ट में पार्लियामेंट की कुछ पावर्स दी गई हैं कि वो न्यू स्टेट एडमिट कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है, दो स्टेटों को मर्ज कर सकता है, या फिर किसी स्टेट का कुछ पार्ट दूसरे स्टेट में मिला सकता है, उनका नाम चेंज कर सकता है, उनके एरिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये सारी पावर्स जो हैं वो पार्ट फर्स्ट में डिफाइन की गई है। तो आइए पार्ट फर्स्ट हम पढ़ते हैं। This part of the Constitution contains the law in the establishment, renaming, merging और altering the border of the states, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पार्ट फर्स्ट का जो आर्टिकल फर्स्ट है वो डील करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल फर्स्ट में 3 बातें कही गई हैं। पहली बात है इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरी है द स्टेट and the territories shall be as specified in first schedule। और थर्ड बात कही गई है कि the territory of India shall comprise, territory of India में क्या क्या शामिल होगा। तो इसमें होंगे the territories of the states, the union territories specified in the first schedule and other territories जो कि एक्वायर की जाए। ये तीनों टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल होंगे। आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में मेनली ये दिया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश करने की और एडमिट करने की। ये 2 पावर आर्टिकल 2 में दी गई है। तो कितना इंटरेस्टिंग है, आर्टिकल 2 एंड 2 पावर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा कि आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट की 2 पावर्स दी गई है। कौन कौन सी? द पावर टू एडमिट द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, और दूसरी कौन सी? द पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। उसी तरह आर्टिकल 3 में पावर दी गई है एरिया को इंक्रीज करने की, डिमिनिश करने की, बाउंड्रीज को अल्टर करने की, उनका नाम चेंज करने की, दो स्टेटों को मर्ज करने की। ये सारी पावर जो दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? इसका डिफरेंस बस यही है इन दोनों में कि आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट एडमिट करता है या फिर इस्टेब्लिश करता है, और आर्टिकल 3 में मर्ज करता है, उनके नाम चेंज करता है, उनके एरिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये सब आर्टिकल 3 में पावर्स दी गई हैं। आर्टिकल 3 में एक बात और कही गई है कि इसमें जो नाम चेंज करता है या उनके बॉर्डर्स कम या ज़्यादा करता है, वो चीज़ें उनके रिगार्डिंग 2 शर्तें दी गई हैं आर्टिकल 3 में। वो कौन कौन सी हैं कि जो चेंजेस से रिलेटेड जो भी बिल होगा वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना पार्लियामेंट में रेफर नहीं होगा। अ बिल contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। दूसरी बात कही गई है कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट को वो जो सेम बिल है उसको स्टेट लेजिस्लेचर को भी रेफर करना पड़ेगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर बात कहे उसको मानने के लिए बाध्य हो, ये जरूरी नहीं है। वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन उसको रेफर करना होगा द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की, जो कि है सिटीजनशिप। देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ना तो सिटीजन्स को डिफाइन किया गया है, ना ही सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है। लेकिन सिटीजनशिप होता क्या है बेसिकली? तो सिटीजनशिप रेफर टू द इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद द स्टेट। जो टर्म है ये सिटीजनशिप, उसका मीन्स है इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द स्टेट। ठीक है, जो सिटीजन्स होते हैं, इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, उनको कुछ राइट्स होते हैं, कुछ सिविल राइट्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल राइट्स होते हैं,
और जो नॉन सिटीजन होते हैं उनको ऐसे कुछ राइट नहीं होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में कि कौन कौन से राइट्स होते हैं इंडिया के सिटीजन्स को। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30, या फिर प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट कौन बनता है वो भी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजेस के लिए, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब सिर्फ इंडिया के सिटीजन ही बन सकते हैं, नॉन सिटीजन्स नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द टर्म सिटीजन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 जो सिटीजनशिप है उसमें सिटीजन या सिटीजनशिप को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ ये बताया है कि आर्टिकल 5 से और आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल जो 5 है उसमें क्या है, आर्टिकल 5 में बता रखा है कि सिटीजनशिप किस किस के पास है, कौन कौन सिटीजनशिप के अंदर आएगा। तो वो सभी पर्सन, ऑल पर्सन हु वर बॉर्न एंड रेज्ड इन इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लोग हु वर डोमिसाइल्ड इन इंडिया बट नॉट बॉर्न देयर येट हैड वन ऑफ देयर पेरेंट्स बॉर्न देयर, उनके माता पिता में से कोई भी बॉर्न हुआ हो तो वो सिटीजन कंसीडर होगा। या फिर कोई भी एनीवन हु हैड बीन एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर मोर देन 5 ईयर वॉज एंटाइटल्ड टू अप्लाई द सिटीजनशिप। तो ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों सिटीजन्स के लिए कंसीडर किए जाएंगे। आर्टिकल 6 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो जो 19 जुलाई 1949 से पहले आ गए थे इंडिया में, वो सब इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। और जो 19 जुलाई 1949 के बाद आए तो वो एक एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स हो गया था उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, उसके अकॉर्डिंग वो सिटीजन माने जाएंगे। वो भी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंस इंडिपेंडेंस वाज प्रीसीडेड बाय पार्टीशन एंड माइग्रेशन, आर्टिकल 6 laid down that anyone who migrated to India before 19 July 1949 would automatically become an Indian citizen if either of his parents or grandparents was born in India or not. But those who entered India after this date, उनको रजिस्टर कराना होगा इंडिया के सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 7 है ऐसे लोग के लिए प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से आर्टिकल 6 था इंडिया आए हो पाकिस्तान से, आर्टिकल 7 है पाकिस्तान को जाने वाले। तो जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया है तो वो इंडिया का नागरिक नहीं समझा जाएगा। Those who had migrated to Pakistan after 1 March 1947, but एक कंडीशन है, but subsequently returned on resettlement permits were included within the citizenship net। अगर वो किसी subsequently वापस आ गया है इंडिया तो फिर वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, लेकिन वो इंडिया वापस नहीं आया है और 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया है, वहीं रह रहा है, तो इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 8 है प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइडिंग इंडिया। ठीक है, तो कोई भी जो बाहर रह रहा है, बॉर्न तो वो इंडिया में हुआ है लेकिन वो बाहर रह रहा है, तो सिटीजन माना जाएगा यदि उसने एक एप्लीकेशन दी हो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन में। एनी पर्सन ऑफ इंडियन origin residing outside India who or either of whose parents or grandparents was born in India could register himself or herself as an Indian citizen with Indian diplomatic mission। ठीक है।
आर्टिकल 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति यदि वॉलंटरली बाहर की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। If any person voluntarily acquired the citizenship of a foreign state will no longer be a citizen of India. Article 10 बोलता है that every person who is or is deemed to be a citizen, जो कि citizen है, citizen माना जाता है, under any of the foregoing provision of this part shall subject to the provision of any law that may be made by parliament. पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई सब विधियों को उसको फॉलो करना होगा, कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। आर्टिकल 11 में एक पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकती है एक्विजिशन के लिए और टर्मिनेशन के लिए, ठीक है। वो सिटीजनशिप के अर्जन के लिए या उसको त्यागने के लिए, दोनों के लिए प्रोविजंस बना सकती है। इसी आर्टिकल 11 के अंडर में ही पार्लियामेंट में एक एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो जो ये एक्ट था, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये प्रोवाइड कराता है क्या? एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अच्छा, 4 वे बता रखे हैं इसमें, 4 तरीके बता रखे हैं कि किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप अर्जित की जा सकती है। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के वेरेक्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लीज मैं आपसे दोबारा से ये विनती कर रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। टर्मिनेशन की बात करें तो ये वाला एक्ट प्रोवाइड कराता है, जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, उसमें टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है। इसके 3 वेज बता रखे हैं कि कब कब इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो एक बता रखी है रिनाउंसिएशन, एक बता रखी है टर्मिनेशन और थर्ड बता रखी है डिप्राइवेशन। तो यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलंटरली, जो कि हमने आर्टिकल 9 में पढ़ा, विदेश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी ऑटोमेटिकली इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी, या फिर उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, ठीक है, या फिर वो खुद ही त्याग दे। तो ये तीनों तरीके टर्मिनेशन के लिए बता रखे हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ये हमारे दोनों टॉपिक थे जो कि इस वीडियो में कवर हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की वीडियो आगे आएंगी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ 15 से 20 वीडियो में आएंगी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।